तो क्या एटम्स को ब्रेक नहीं किया जा सकता? जल्दी आंसर दो इस बात का, है ना? तो एटम्स को तो ब्रेक किया था। एटम किस चीज से मिलके बना था? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स रेशियो टू फॉर्म ए कंपाउंड। आपको फिक्स लेनी है, चेंज कर दोगे तो एक नया सब्सटेंस बनेगा, जो आपको डिजायर्ड नहीं था, जो आप बनाना नहीं चाह रहे थे, वो बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको एक पर्टिकुलर सब्सटेंस बनाना है और वो जिस जिस चीज की जितनी पर्टिकुलर क्वांटिटी को लेने के बाद बनता है तो वो ही लेनी है, उसको चेंज नहीं करना। जस्ट हम इसको यू से प्रोनाउंस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट यू लिखेंगे, इट मीन्स हम एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मास क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का मास। वे भी एलिमेंट का अगर आपको मास आइडेंटिफाई करना है तो हम कार्बन C12 को एज अ स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। ठीक है, और उसको आपको ये याद रखना है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 1808 है। ठीक है, 16 नहीं 1808 है। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। एटम क्या होते हैं? जितने भी मैटर हमारे सराउंडिंग में पाए जाते हैं वो बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिनको हम एटम कहते हैं। समझ में आई बात? तो एटम, ये बॉक्स क्या कह रहा है? ये बॉक्स कह रहा है मेरा भी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक एटम ही था। ये बॉक्स क्या कह रहा है? मैं भी एटम से मिलके बना हूं एंड इज हैप्पी। This box is happy. We humans are also made up of atoms. हम ह्यूमन भी किससे मिलके बने हैं? एटम से मिलके बने हैं। आप कोई भी, आप ट्री कह लो, नॉन लिविंग सब्सटेंस में अगर आप चेयर कह लो, टेबल, फैन, मतलब जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है फिलहाल, वो एटम से मिलके बना है। तो ये डाल्टन ने इस चीज को तो कह दिया, ठीक है, और ये ठीक है। आज तक भी ये प्रॉपर्टी को अभी तक तो कोई चैलेंज नहीं कर पाया है कि इससे भी फर्दर कुछ है चेंजेस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एटम्स आर इनडिविजिबल। एटम्स को ब्रेक नहीं किया जा सकता। जो एटम्स है उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। अभी मैं आपको एटम्स का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा के आई हूं, अभी पढ़ाया था थोड़ा सा पहले। तो क्या एटम्स को ब्रेक नहीं किया जा सकता? जल्दी आंसर दो इस बात का, है ना? तो एटम्स को तो ब्रेक किया था। एटम किस चीज से मिलके बना था? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस में क्या था? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स थे ना। हाँ, तो बाद में ये प्रॉपर्टी क्या हो गई? रॉन्ग साबित हुई, विच इज प्रूव्ड रॉन्ग लेटर। फर्दर साइंटिस्ट और डिस्कवरी करते हैं तो क्या हुआ? ये एटम्स को भी हमने फर्दर ब्रेक किया कि एटम्स भी तो किसी चीज से मिलके बनता है। वो क्या है? वो उसका स्ट्रक्चर हमने जब एनालाइज किया तो उसमें क्या थे? न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस में क्या क्या मिला? जो सेंटर में था वो न्यूक्लियस था, उसमें क्या थे? प्रोटॉन्स थे जिसपे प्लस चार्ज था, न्यूट्रॉन्स थे जिसपे नो चार्ज, और उसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, जिनका चार्ज नेगेटिव होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? चले आगे करते हैं, विच इज प्रूव्ड। अब आपको है ना इसकी डेट याद रखनी है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इस थ्योरी की डिस्कवरी कब हुई थी? इसकी डिस्कवरी हुई थी 1808 में। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी एलिमेंट और मैटर। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है कि एटम्स, अगर हम डाल्टन पढ़ रहे हैं तो अभी हम ये नहीं कहेंगे कि लेटर वो रॉन्ग थी। अभी आपसे डाल्टन पूछा गया तो आप इस पॉइंट को मेंशन करोगे कि डाल्टन ने क्या कहा कि एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते, एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट, different elements combine in a fixed ratio to form a compound. different elements को लिया
कंबाइन करा, एक नया सब्सटेंस बना जिसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए कंपाउंड। कितना आसान है। एलिमेंट एक लिया या फिर सेम ले लो या फिर अलग ले लो, दो डिफरेंट एलिमेंट्स को आप क्या कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो, तो एक नया सब्सटेंस बनता है जो कि क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। आसान है ना, समझ में आ गया। एग्जाम्पल लेते हैं, आप हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन लो, ठीक है, H2O, दो मॉलिक्यूल आपको क्या लेना है, हाइड्रोजन, और एक एटम आप ऑक्सीजन का लो। जब आप इनको कंबाइन करोगे तो क्या बनता है, वाटर, H2O। ये क्या है, कंपाउंड। आपने क्या लिए थे, एलिमेंट्स। जब कंबाइन करते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस बनता है जिसको आप कंपाउंड कहते हैं। इनकी रेशो क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड रेशो। अगर आपको वाटर बनाना है H2O, तो हाइड्रोजन के कितने आपको वो चाहिए, एलिमेंट्स। हाइड्रोजन इज द एलिमेंट, ऑक्सीजन इज द एलिमेंट। आपको इसके कितने एटम्स चाहिए, 2, और इसका कितना एटम चाहिए, 1। तो फिक्स्ड रेशो 2:1। अगर H रेशो O की बात करें तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो इनकी रेशो क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। आपको अगर डिजायर्ड कंपाउंड चाहिए, अगर आप इनकी रेशो के साथ छेड़छाड़ करोगे तो कंपाउंड भी कुछ और बनेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक डिजायर्ड रेशो में आपको क्या लेना है, एलिमेंट्स लेने हैं, और उनको जब कंबाइन करोगे तो एक आपका कंपाउंड बनेगा। इतना समझ में आ गया सबको, ठीक है। सम मोर एग्जाम्पल्स। चलो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एग्जाम्पल लेते हैं, CO2। जैसे ही मैं कार्बन डाइऑक्साइड बोलती हूँ तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए CO2। मेरे से पहले फटाफट नोटबुक में इसको करना शुरू करें। कार्बन कितना है, 1, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2, तो इसकी रेशो होगी 1:2 इन केस ऑफ C2O, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। कार्बन है 1, देखो इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो क्या होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन की पैर में क्या है, 2 है, तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 2 है, तो इसकी क्या रेशो बन गई, 1:2। गॉट इट, समझ में आ गया बेटा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो इसके ऊपर, बिल्कुल भी नहीं भूलना, बहुत अच्छी तरीके से समझना है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपने अभी वाटर बनाया था H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम, और आपके पास वाटर बन गया। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो, हाइड्रोजन इट सेल्फ एन एलिमेंट इन विच इज इन द गैसेस फॉर्म। हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है बेटा, गैसेस फॉर्म में होता है, और ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म में होता है, और आपने इसको लिक्विड बना दिया, ऐसे ऐसे करा और उठा के ऐसे कंबाइन करा, तो नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना पड़ता है, केमिकली इनको कंबाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, वो क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, कोई भी एलिमेंट जब आप बनाते हो, या फिर कोई भी कंपाउंड बनाते हो, एलिमेंट्स को मिक्स करके एक नया कंपाउंड जब आपने बनाया है, तो आपका मास हमेशा कंजर्व रहेगा। मास ना तो आप बना सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। कैसे, जब आप वाटर बना रहे हो तो ध्यान से देखो, आपके पास 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन ही ली थी आपने स्टार्टिंग में, और जितनी क्वांटिटी आपने इनिशियल ली थी, लास्ट में भी वही क्वांटिटी आपके पास बचती है ना। तो या ना जो आपका मास है, ना तो वो क्रिएट हुआ है ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास हमेशा कंजर्व रहेगा, फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। हाँ, स्टेट चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाता है, पर उससे अभी आपका कोई वो रोल नहीं है। सेकेंड वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। अभी आपको बताया था मैंने, जब भी कोई आप नया कंपाउंड बनाते हैं,
अगर आपको वाटर बनाना है तो उसमें आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ या फिर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो ये रेशो हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ एटॉमिक नंबर, अगर हम मास ले रहे हैं तो ये अलग हो जाएगी वैल्यू, फिर वो भी बताऊंगी। पहले आप ये समझ लो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है इनकी जो रेशो है वो हमेशा आपको फिक्स लेनी है। चेंज कर दोगे तो एक नया सब्सटेंस बनेगा, जो आपको डिजायर्ड नहीं था, जो आप बनाना नहीं चाह रहे थे, वो बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक पर्टिकुलर सब्सटेंस बनाना है और वो जिस जिस चीज की जितनी पर्टिकुलर क्वांटिटी को लेने के बाद बनता है तो वो ही लेनी है, उसको चेंज नहीं करना, ठीक है। दैट प्रॉपर्टी इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। मास तो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिटेल में पढ़ते हैं। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी केमिकल रिएक्शन। मास को ना तो आप बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मास को ना आप बना सकते हो, वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, बता चुकी हूँ, ठीक है। एटम्स ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल रिएक्शन। कैसे रखा है, आप आइस ले रहे हो, रखा आइस ले रहे हो, ठीक है, ये आइस क्यूब्स हैं, ठीक है। आप इसको मेल्ट होने दो, बाहर निकाल दिया आपने, रूम टेम्परेचर पे रख दिया। इस आइस क्यूब को आप मेल्ट होने दो। मेल्ट होने के बाद इस वाटर को आप कलेक्ट कर लो एक बाउल में या फिर एक ग्लास में, ध्यान से सुनना, ठीक है, ओके। फिर इसको दोबारा से आप क्या कर दो, आइस जमा दो। आप देखना वापस उतना ही है, चाहे वो आइस की फॉर्म में था चाहे वो वाटर की फॉर्म में था, क्वांटिटी तो सेम रही ना, मास तो उतना ही रहा, ठीक है। समझ में आ गया, ये रिएक्शन ही तो हुई थी कि वो कंडेंस होके क्या मिल गया, बन गया आइस क्यूब्स बन गया, वाटर कन्वर्ट हो गया आइस क्यूब में बाय फ्रीजिंग, ठीक है। पर वो क्या रहा, मास उसका सेम रहा, चाहे वो आइस क्यूब थी, जब उसको वापस मेल्ट करते हैं उतना ही पानी है। ये तो नहीं बीच में पानी कहीं लॉस्ट हो गया, कम हो गया या बढ़ गया, या फिर इस बार आइस क्यूब 2 फालतू बन गई, ऐसा कुछ नहीं था। सेम आपकी मास क्या था, सेम ही था। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। ये मैं वैसे आपको बता चुकी हूँ, क्या बता चुकी हूँ, अगर आपको पानी बनाना है, अगर आपको वाटर बनाना है, इन केस ऑफ एटॉमिक नंबर, इन केस ऑफ एटॉमिक नंबर, इनकी रेशो, एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो जितने नंबर ऑफ इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अगर आप एटॉमिक नंबर के केस में कहते हो तो वो क्या होगा, 2:1। अगर आप मास नंबर के हिसाब से कहते हो तो हाइड्रोजन का हो गया 2 और इसका हो गया 16 ऑक्सीजन का, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 1:8 हो गया इन केस ऑफ मास। आप किसी भी फॉर्म में इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो इसकी प्रोपोर्शनैलिटी हमेशा क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए अगर आपको वाटर बनाना है। इन केस ऑफ मास, अगर आप मास लेके चल रहे हो तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन है ना, 1 + 1 2। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो 2:16 जब आप इसकी रेशो निकालोगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो इसकी रेशो क्या होगी, 1:8 इसकी रेशो बन जाती है। इन केस ऑफ एटॉमिक नंबर दैट इज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1। कोई डाउट, ठीक है। चलिए अब हम कर रहे हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, मास क्या होता है, जल्दी बताइए। मास, आप सोचो मार्केट में गए हुए हो, मार्केट में आप गए हुए हो, मम्मी ने कहा 1 किलो फ्रूट्स खरीद के लाने हैं आपको। क्या लाने हैं, 1 किलो फ्रूट्स। 1 किलो फ्रूट्स खरीदने के लिए ऐसे तो नहीं है, ऐसे जो आपके फ्रूट वेंडर है उठा के आपको ऐसे पन्नी में ऐसे ही दे दिया, वे मेजर करते हैं।
मेजर करते हैं तो इसके बगल में, फ्रूट्स के बगल में एक आप वो क्या रखते हैं, ये इसको बट्टा कहते हैं ना, बाट कह लो, बट्टा कह लो, ये स्टैंडर्ड मेजर यूनिट है, स्टैंडर्ड है, हमने इसको मान लिया, सब इसको मानते हैं कि ये 1 kg है ना। अगर ये 1 kg है, इसके इधर अगर हम कुछ भी रख रहे हैं उसका भी वेट क्या है, 1 kg है, और हम आराम से ले आते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हमारा फेयर वो हो गया है, फेयर क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया कि हम 1 kg ऑफ फ्रूट्स लेने गए थे और हम 1 kg ऑफ फ्रूट्स लेके आ चुके हैं, यही है, ठीक है। तो आपका एटॉमिक मास क्या होता है, एटम्स का मास। अच्छा, आर्टिकल तो समझा दे, मास तो आपको समझ में आ गया, मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास, अभी एटम्स पढ़े थे, अब एटम्स का साइज पढ़ लिया, बहुत छोटा होता है, उसकी 2-3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली, ठीक है। अब ये एटॉमिक मास, एटम का मास कितना होता है, वेट, ठीक है। पहले आपको स्टैंडर्ड वेट बता दिया ना मैंने, वेट होता ही क्या है, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड वेट, तो इसी तरीके से आपके एटम्स के लिए भी एक स्टैंडर्ड वेट बना रखा है, जिसके बिहाफ पे आप हर एटम का वेट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मास यूनिट, जिसको क्या कहते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। पहले इसको क्या कहा जाता था, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में AMU। अब जस्ट हम इसको U से प्रोनाउंस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट U लिखेंगे, इट मीन्स हम एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मास क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का मास, वेट, ठीक है, जो हमने स्टैंडर्ड लेके चले हैं, ओके। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको एक एलिमेंट दिखाई दे रहा है He, ये सिंबल है इसका, He फॉर हीलियम, ओके। यहाँ पे क्या है 2, ये क्या है इसका एटॉमिक नंबर, और ये क्या है मास नंबर 4.003, ठीक है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है वो एटॉमिक नंबर है, और जो नीचे लिखा हुआ है मास नंबर है। अभी कैसे हमने उनके एलिमेंट्स की नेमिंग की थी, हीलियम HELIUM, तो HE फर्स्ट 2 लेटर लिए तो वो क्या है, हीलियम है, ठीक है। एटॉमिक मास को आप U से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, कार्बन 4C, इसका आपका एटॉमिक नंबर है 6 और इसका मास नंबर है 12। इतना समझ में आ गया सबको। अब एटॉमिक मास, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, कैसे, देखिए, हाइड्रोजन का क्या है 1 है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, सोडियम का, ऑक्सीजन का 16। पर ये जो टेबल है देखो, मास को हमने U से रिप्रेजेंट किया है, एलिमेंट्स है ये, उनके नेम दे रखे हैं, पर आपको अभी लर्न नहीं करनी, ये अभी आपको लर्न नहीं करनी, टाइम के साथ जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे तो ये हमें अपने आप ही लर्न हो जाते हैं। अभी ऐसा आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इन सबको क्रैम करें, नो नीड, ठीक है। तो आप बस माइंड में रखिए कि एटॉमिक मास क्या होता है, ये किसी भी एलिमेंट का मास होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं U से, कोई दिक्कत, ठीक है, ओके। एक नया कॉन्सेप्ट है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स, ध्यान से सुनना, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, पर मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है हमने कार्बन का, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, पर अगर हम मास नंबर को देखें तो कार्बन का मास 12, अभी हमने पीछे एक इमेज दिखाई थी मैंने आपको, उसमें कार्बन का मास नंबर क्या था, 12, पर कार्बन 13 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और 14 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये सारे क्या हैं, ये आइसोटॉप्स हैं, किसके, कार्बन के, ये सब क्या है, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। समझ में आ गया। तो हम फ्रीक्वेंटली जो यूज करते हैं वो हम C12 यूज करते हैं, ठीक है।
आइसोटोप्स फिर से बता रही हूँ, आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ओके, सेम एटॉमिक नंबर बट different mass number, they are called the isotopes. They are called the isotopes. Here we are studying the isotope of carbon. We have 3 carbon isotopes. कार्बन के कितने isotopes है? 3। ठीक है, ओके, पर फ्रिक्वेंटली यूज हम C12 करते हैं। अब ऐसे आपकी लाइफ में कितने आइसोटॉप्स हैं? जल्दी बताइए, किस किस की लाइफ में? फ्रेंड्स बहुत होते हैं, पर जो हमारे ज़्यादातर काम आता है ऐसा फ्रेंड सबकी लाइफ में एक ही होता है, तो उसकी वैल्यू करनी चाहिए। फ्रेंड्स हमारी क्लास में बहुत होते हैं जो आपको पॉजिटिव वे में, आपकी लाइफ में आपको अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है। ऐसा फ्रेंड सबकी लाइफ में एक ही होता है, चाहे वो मेरी लाइफ में हो चाहे वो आपकी लाइफ में। ठीक है ना? तो कार्बन भी ऐसा फ्रेंड है जो हर एलिमेंट की मदद करता है उसका मास चेक करने में, कि उसका मास कितना है। तो हम किसी चीज को स्टैंडर्ड लेके चले थे, बट्टा याद है? तो एलिमेंट्स का बट्टा क्या है? कार्बन। एलिमेंट्स का बाट क्या है? कार्बन। ये स्टैंडर्ड होता है जिसकी हेल्प से हम अदर एलिमेंट्स के वेट को मेजर करते हैं। चलिए फटाफट खत्म करते हैं, 1-2 पॉइंट्स रह गए। तो मैंने कहा ना, सब एलिमेंट्स के वेट को मेजर करने के लिए हम कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं। कार्बन के तो 3 फॉर्म्स थे, हम कौन सा यूज करें? हम यूज करेंगे C12। हम नहीं करते, सब यूज करते हैं C12 को एज अ बेसिक। ठीक है, तो 1 AMU 1 एटॉमिक मास 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? 1/12, 1/12 ऑफ 1 कार्बन एटम। 1 कार्बन एटम, कार्बन एटम के 1/12 ऑफ को क्या बोलते हैं? किसी भी आपका एलिमेंट का मास हम डिस्कवर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। इसको रिलेटिव एटॉमिक मास थ्योरी भी कहा जाता है। अगेन 1 MU 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का अगर आपको मास आइडेंटिफाई करना है तो हम कार्बन C12 को एज अ स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। ठीक है, और उसको आपको ये याद रखना है, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम C12। विच कार्बन? C12। ओके, डू एटम्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली? क्या एटम इंडिपेंडेंट रह सकते हैं? नहीं। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नो मैम, एटम्स इंडिपेंडेंटली बिल्कुल भी नहीं रह सकते। दे नीड गुड फ्रेंड्स टू कंबाइन। उनको क्या चाहिए? कुछ ऐसे अच्छे मित्र चाहिए जिनके साथ वो ग्रुपिंग करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो एटम्स क्या इकट्ठे रह सकते हैं? हाँ। अकेले रह सकते हैं? नो। तो इट मीन्स और कुछ कुछ रह भी सकते हैं। वो क्या होते हैं? आपके नोबल गैसेस। उनको क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस इंडिपेंडेंट रहती हैं। नोबल गैसेस क्या रहती हैं? इंडिपेंडेंट रहती हैं। अगर आप इनको कहीं लेके भी जाओगे तो ये किसी से बात नहीं करेंगे, इनको कोई फ्रेंड नहीं चाहिए, इनको कुछ नया भी नहीं बनाना है, तो वो कौन कहलाते हैं? नोबल गैसेस। अब आपकी क्लास में कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो नोबल गैसेस हैं, जो सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं, किसी और से कोई मतलब नहीं होता जिनको? वो कौन कौन है? जरा कमेंट बॉक्स में फटाफट नाम बताइए उन बच्चों का जो आपकी क्लास के नोबल गैसेस हैं। तो क्या एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट रहते हैं? नहीं रहते, मोस्टली नहीं रहते, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। किसको छोड़ के? नोबल गैसेस को छोड़ के। तो फिर कैसे रहते हैं ये? फिर कैसे रहते हैं भाई? एटम्स इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली तो नहीं रहते, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। एटम्स क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं, फटाफट जाएंगे, उसके साथ कंबाइन हो जाएंगे। अगर आप बतौरे हो, बतौरे पता है ना, बात करने की शौकीन है, क्लास में हर टाइम चै 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 रखते हो, ठीक है, तो क्या होगा? आज मम्मी ने आलू के पराठे दिए हैं लंच में, ठीक है, फटाफट जब तक बगल वाले को कोहनी मार मार के नहीं बता दो कि मम्मी ने आज आलू के पराठे दिए, आपके हजम हो जाएंगे? नहीं।
लंच में तो सबको पता चल ही जाएगा, पर आप उससे पहले ही लगे रहते हो, ओए ओए तुझे क्या लाया, तू क्या लाया लंच में? मेरे को तो मम्मी ने आलू के पराठे दिए हैं। यही चलता है ना सबका। हाँ, तो ये क्या है? आप क्या हो? आप कोई भी बात अपने पेट में डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो आप क्या हो? क्या हो जल्दी बताओ। आप एटम्स हो। आपके बस की नहीं है चुप रहना, आप नोबल गैसेस नहीं हो। आप क्या हो? एटम्स हो। तो एटम्स भी अकेले नहीं रहते, उनको बात करने के लिए, ग्रुपिंग करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। ठीक है, मिलियंस ऑफ एटम्स कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। नई टर्म शुरू होगी, नई टर्म है, इसको बाद में बताऊंगी। एवरीथिंग जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं उसको एटम कहते हैं, स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए एक दूसरे के साथ अटैच होके कुछ नई चीज बना देते हैं। एटम्स हाईली क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। एटम्स क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव, अकेले नहीं रह सकते। इवन ह्यूमन बीइंग्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। दिस चेयर इज आल्सो मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। मॉलिक्यूल क्या है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पर आज एटम हम कर चुके हैं और ये आपको रिवाइज करना है, पॉज करके देखना है, सोचना है, कान बंद करना है। नहीं, कान नहीं बंद करना, कान में ईयरबड लगाना और इस क्लास को अच्छी तरह से आपको देखना है। जितना सुनोगे देखोगे तो चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। ठीक है, उसको मेमोराइज करना, एग्जाम्पल्स के साथ रिवाइज करना। ठीक है, चलो आगे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करेंगे मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट ऑफ लक।